हेलो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है क्योंकि आज हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या क्या है, एओडी के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर कौन कौन से पोर्शन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिफ्रेंशिएशन की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है या अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आप ज़रूर पहले ये तय करें कि डिफ्रेंशिएशन में आप परफेक्ट हैं कि नहीं। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा और किस वे में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ चल रही है ये बेसिकली ये कैलकुलस है। क्या है ये? कैलकुलस है। और कैलकुलस को हम बेसिकली दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। ये जो पोर्शन चल रहा है ये मैथ्स का पोर्शन है, इसको बोलते हैं कैलकुलस। क्या बोलते हैं? कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस बेसिकली दो टाइप से होती है। पहला क्या होता है, ये जो कैलकुलस है, कैलकुलस बेसिकली दो टाइप से होती है। पहला जो होता है सेक्शन दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या होता है? डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक, दूसरा क्या होता है सेक्शन इसका, कैलकुलस को हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, और अगला सेक्शन होता है इंटीग्रल कैलकुलस। बात समझ आई नहीं आई? इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, अब देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस नाम से ही एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है कि भाई इसमें डिफरेंशिएशन की हम बात करेंगे और इंटीग्रल कैलकुलस इज टोटली डिपेंड ऑन इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब है डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो डिपेंड है डिफरेंशिएशन पे, डिफरेंशिएशन अवकलन पे पूरी तरीके से डिपेंड है। और इंटीग्रल कैलकुलस पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है? इंटीग्रेशन पे। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमने आपको बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस में मेनली आपको बताया, स्टार्टिंग में हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था सेट रिलेशन फंक्शन, मैंने बताया था ये तो फंडामेंटल है, कैलकुलस का फंडामेंटल है सेट रिलेशन फंक्शन। फिर उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस में आप याद करिए हमने स्टार्ट किया था, हमने कहा था लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी। फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन पे आए थे। जो अब हम मेनली हमारा सेक्शन है जो हम एओडी पढ़ने जा रहे हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एओडी। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने क्या पढ़ा? पहला टॉपिक पढ़ा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन। अब हम स्टार्ट करेंगे जो हम अपना सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वो इसी के अंदर आएगा, ये डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ही आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हिंदी होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत लोग क्या बोलते हैं? एओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओडी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अवकलज के अनुप्रयोग। क्या बोलते हैं? अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक, ये हम इसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला पोर्शन है जिस वे में हम आगे बढ़ेंगे, पहला पोर्शन है दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक, ये हमारा पहला सेक्शन है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्पर्शी तथा अभिलंब। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम मूव करेंगे आगे मोनोटोनोसिटी पे। किस पे मूव करेंगे? मोनोटोनोसिटी। ठीक है, मोनोटोनोसिटी की हिंदी होती एक दिष्टता, जिसमें हम इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन ये सब पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है एक दिष्टता। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, जो टॉपिक का नाम है दैट इज मैक्सिमा मिनिमा।
ये हमारा टॉपिक हो गया, दैट इज इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, उच्चिष्ट निम्निष्ट, ठीक है, ये चीज़ समझिए। अगला टॉपिक हमारा रहेगा फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम में क्या आ गया, रोल्स थ्योरम आ गई, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ गई बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम्स बोल सकते हो, रोल्स थ्योरम, ठीक है, रोल्स थ्योरम और LMVT, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय और रोल्स की थ्योरम, ठीक है। इतना सेक्शन हमारे लिए, और भी है, अप्रॉक्सीमेशन है, डेरिवेटिव एट रेट मेजरर है, ठीक है, तो ये भी है। अप्रॉक्सीमेशन आपने पढ़ा होगा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सन्निकटन, और डेरिवेटिव एट रेट मेजरर का मतलब होता है अवकलज की दर, ठीक है। तो ये भी हम करेंगे, लेकिन इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, रोल्स थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है AOD के अंदर। तो AOD के अंदर ये आता है, मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। जो हमारा AOD के अंदर 5th टॉपिक आएगा दैट इज डेरिवेटिव एट रेट मेजरर, क्या आएगा, डेरिवेटिव एट अ रेट मेजरर, रेट मेजरर, इसको बोलते हैं अवकलज की दर, अवकलज की दर, ठीक। 6 एक टॉपिक आता दैट इज अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन दैट इज सन्निकटन, ठीक है, ये इसकी हिंदी होती है। तो मेनली क्या है कि ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी, तो हम इन 4 टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर देंगे। और ये भी आप कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान नहीं है, तो इसको हम ढंग से करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एक चार्ट बताया, ये जो एक फ्लो चार्ट मैंने बताया, ये कैलकुलस जो है ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है। ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं ये मैथ्स का एक सेक्शन है, जैसे अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री है, वैसे कैलकुलस है, ठीक है। तो इसके बेसिकली 2 पोर्शन होते हैं, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। बात समझ आई नहीं है? तो अब हम इस वे में आगे बढ़ेंगे। हमने आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो पहले आप ये जाने कि आप पढ़ क्या रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, तो वो स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप बताइए कि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए आप क्या स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप क्या स्टडी कर रहे हैं, तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी ने पूछा क्या पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा पढ़ रहे हैं, बस क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल स्पेसिफाई रहिए अपने सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। तो आप इस फ्लो चार्ट को नोट करिए। हम स्टार्ट करेंगे एक नई एनर्जी के साथ, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। इस टॉपिक को बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, हर एक बेसिक चीज़ बताई जाएगी कि टेंजेंट होती क्या है, नॉर्मल्स क्या होता है, टेंजेंट कैसे लिखते हैं, नॉर्मल कैसे लिखते हैं, क्या तरीका है, सोचना कैसे है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा नोट करिए, ठीक है। उसके आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है। स्पर्शी तथा अभिलंब, ये मैं लिख चुका हूं पहले। ये टॉपिक का नाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल्स क्या होता है, टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, नॉर्मल्स की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। एक बार बार एक टर्म यूज़ होगा, कर्व। ध्यान से समझिएगा, बार बार एक टर्म यूज़ होगा हमारे पास, कर्व, ठीक है। ये बात समझिएगा, क्या यूज़ होगा, कर्व। तो सबसे पहले हम समझते हैं कर्व क्या होता है, ठीक। सबसे पहले हम ये समझते हैं कर्व होता क्या है। कर्व को हिंदी में बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं, वक्र। कर्व देखिए क्या, कर्व का मतलब होता है एक्स और वाई में कोई भी रिलेशन लिखा हो। मैंने क्या बताया, एक्स और वाई में कोई भी रिलेशन लिखा हो। कर्व कोई ज़रूरी नहीं फंक्शन हो। बात समझ आई नहीं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्व एक फंक्शन हो। फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हर एक्स वाई में लिखा हुआ रिलेशन फंक्शन हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था फंक्शन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कैलकुलस में।
हर टॉपिक में हम कहीं ना कहीं फंक्शन को जरूर इन्वॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक्स वाई में लिखा हुआ रिलेशन फंक्शन हो। तो ये बात याद रखिएगा। कर्व को सिंपली हम समझेंगे, जो कर्व होता है वो क्या होता है, कर्व होगा बेसिकली रिलेशन बिटवीन, कर्व एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में कोई भी संबंध, इसको क्या बोलेंगे, एक्स तथा वाई में कोई संबंध, कोई भी संबंध अगर लिखा होगा तो वो क्या होगा, एक कर्व होगा। जैसे ध्यान से देखिए, तो कर्व के अंदर क्या हो गया, कर्व के अंदर फंक्शन भी आ गया। बात समझ आई नहीं है, कर्व के अंदर फंक्शन भी आ गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं वाई स्क्वायर बराबर एक्स, हमने आपसे ये कहा, ठीक, हमने आपसे ये कहा, तो इसका क्या मतलब है बताइए, इसका क्या मतलब है। अगर हमने ये बोला वाई स्क्वायर बराबर एक्स बोला हमने, तो ये जो मैंने लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो कर्व हमारे पास बनेगा ये किधर बनेगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। ये हमारे पास कुछ ऐसे करके बनेगा। मैं अगर कह सकता हूं ये कर्व फंक्शन नहीं है, मैं अगर आपसे बोलूं ये कर्व फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, ये जो कर्व लिखा है ये फंक्शन नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं है, लेकिन कर्व तो है ना, ये फंक्शन नहीं है लेकिन कर्व तो है ना। तो कर्व का मतलब ये है कि आप लोग ये मत कंफ्यूज होइएगा कि कर्व अगर है तो इसका मतलब वो फंक्शन ही होगा। कर्व का मतलब क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। एक्स और वाई में कोई रिलेशन लिखा हो उसको आप कर्व बोल सकते हो। कर्व एक जनरल वर्ड है, ठीक। तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है लेकिन क्या है, ये कर्व है। क्या है ये कर्व है, और इसकी हम टेंजेंट लिख सकते हैं, नॉर्मल लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। तो कर्व के लिए मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रिलेशन है वो फंक्शन हो। जो एक्स और वाई में लिखा है रिलेशन, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो, क्योंकि टेंजेंट तो आप किसी की भी लिख सकते हो। तो ये फंक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है तो आप ये जान सकते हो, अगर कोई एक वैल्यू हम रखेंगे तो उस एक्स के करस्पॉन्डिंग हमें 2 वाई मिलेंगे, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो कर्व का मतलब समझ आया नहीं आप लोगों को, कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया वाई बराबर साइन एक्स, ये भी एक कर्व है। मैंने लिख दिया वाई बराबर कॉस एक्स, ये भी एक कर्व है। कुछ भी लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई, ये भी एक कर्व है। मैंने आपसे कह दिया एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 3, ये भी एक कर्व है। कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 0, ये भी एक कर्व है। तो एक्स और वाई में कोई भी रिलेशन लिखा हो उसको हम कर्व बोलेंगे। इतनी बात समझ आई नहीं, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक आर्टिकल, हर एक हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी हेडिंग आप मिस कर देते हो तो आगे चल के प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये वर्ड टेंजेंट एंड नॉर्मल में अक्सर यूज होगा कि राइट टेंजेंट टू दिस कर्व, राइट नॉर्मल टू दिस कर्व, ऐसे करके बोला जाएगा आपसे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अब देखिए कर्व हो गया। अब एक चीज़ समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, स्लोप, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको स्लोप का आइडिया देता हूँ। स्लोप, तो देखिए एक चीज़ है हमारे पास, स्लोप क्या होता है, ठीक। स्लोप को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं, प्रवणता। या स्लोप की हिंदी और होती है ढाल। क्या बोलते हैं इसको, ढाल बोलते हैं हम। अब देखिए ध्यान से समझिए, स्लोप बेसिकली क्या होता है, हम लाइन का स्लोप निकालते हैं। अगर हमारे पास एक लाइन है, लाइन हम ड्रॉ करें, लाइन कैसे भी हो सकती है, तो लाइन अगर है तो लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है स्लोप, लाइन का एक करेक्टरिस्टिक्स होता है स्लोप। भाई लाइन है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई मैथमेटिकल वैल्यू हमें मिलेगी, उसको हम स्लोप बोलेंगे। तो अब स्लोप या ढाल या प्रवणता क्या होती है ये समझिए। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या है, स्लोप को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज, इसके अंदर एक हम सब हेडिंग पढ़ते हैं, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसको बोलते हैं, ठीक, आनत कोण। क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का नाम होता है आनत कोण। इतनी बात समझ आई नहीं है। अब देखिए, जैसे मान लो सपोज करो हमने क्या करी, हमने एक लाइन ले ली, हमने क्या किया, हमने एक लाइन ले लिया। वो लाइन कैसे भी हो सकती है, किधर से भी जा सकती है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कहीं से भी जा सकती है। तो हमने एक लाइन ले ली, मान लो हमने लाइन एक ये लाइन ले ली, ठीक। ये हमारे पास एक लाइन एल है। क्या है ये, लाइन एल है। तो एक चीज़ समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर हमारे पास ये जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, ये ध्यान समझिएगा, हम वाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्स की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, हमने क्या बोला,
कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो जो पॉइंट होता है उसके राइट हैंड वाली जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और लेफ्ट हैंड वाली डायरेक्शन जो होती है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव डायरेक्शन। तो जैसे मान लो एक लाइन हमारे पास है, लाइन ने यहाँ पे कट किया, ये लाइन हमारे पास है ये, तो लाइन ने क्या किया, लाइन ने इस एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया। बात समझ आई नहीं है? डायरेक्शन जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम डायरेक्शन देखते हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव से फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है निगेटिव कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का कोई भी रोल नहीं होता है। तो हमने क्या बोला, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटती है, तो यहाँ पे काटा इसने, तो इस पॉइंट की राइट हैंड वाली जो डायरेक्शन होगी इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसके जो लेफ्ट हैंड वाली डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, इसको हम निगेटिव डायरेक्शन बोलेंगे। बात समझ आई नहीं? तरीका समझ आया नहीं है? कोई दिक्कत इसमें बताइए? हमने क्या बोला, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है तो उसके राइट हैंड वाली डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव, उसको बोलेंगे धनात्मक एक्स अक्ष, और इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक एक्स अक्ष। ठीक, अब देखो ध्यान से, एक चीज़ हम करते हैं यहाँ पे, हमने ये लिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो कोई भी लाइन मान लो यहाँ से पास हो गया, ऐसे करके यहाँ से पास हो गई, तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया? यहाँ पे कट किया, तो इस पॉइंट के इधर वाली डायरेक्शन जो होगी, ये वाली होगी, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एक सवाल उठता है यहाँ पे, धनात्मक एक्स अक्ष बोलेंगे इसको हम। कोई बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर ये कोऑर्डिनेट तो यहाँ से यहाँ तक तो निगेटिव है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ये निगेटिव है तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी, ऐसा नहीं बोलेंगे हम डायरेक्शन जो है इंटरसेक्शन के आधार पर डिफाइन करते हैं। तो लाइन ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो राइट वाली क्या है, जो राइट वाली एक्स एक्सिस आई, ये क्या हो गया, ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन का रोल समझ आया नहीं आपको? तो देखिए ध्यान से, हमने एक लाइन ले ली है, तो कोई भी लाइन, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल भी एक लाइन होते हैं, तो मैंने क्या बोला, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाली एक्सिस क्या है, ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे लाइन ने कट किया, तो राइट हैंड वाली डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कोई भी लाइन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, मैंने क्या बोला, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैंने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आहनत कोण बोलते हैं। मैंने क्या बोला, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है, उस एंगल को हम बोलते हैं आहनत कोण बोलते हैं, या बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। आप लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं भी ड्रॉ कर दो, बस आपको क्या याद रखना है? पॉजिटिव डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज। आपको जो भी एंगल लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, वही क्या होगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। क्योंकि स्लोप के लिए, प्रवणता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिम्मेदार होता है। जो हम स्लोप निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं या एम निकालते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? एम जो होता है डिपेंड करता है थीटा पे, डिपेंड करता है। थीटा क्या होता है हमारे पास? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। तो आपको अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं आएगा तो आप स्लोप नहीं निकाल पाओगे सही से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने क्या बोला, ये जो हमारे पास थीटा आया है, ये थीटा क्या है? ये हमारे पास डायरेक्शन कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज, ACW, इसको बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, इंग्लिश में याद करिए आप। थीटा यहाँ पे क्या हो गया? थीटा को बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक, बात समझ आई नहीं? आहनत कोण। तो अब देखो इसको कैसे समझेंगे, मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, हम इसको बात करेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बोल सकते हैं एन एंगल, इसको आप क्या लिखेगा? एन एंगल मेड बाय अ लाइन with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise, मैंने क्या बोला? an angle made by a line with positive direction of x-axis in anti-clockwise, in anti-clockwise direction called angle of inclination,
कॉर्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बात समझ आई नहीं है? हिंदी में से आप कैसे लिखेंगे, हिंदी में मैं बोल देता हूं, ध्यान से सुनिए। हमने क्या बोला, कोई भी रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में वामावर्त दिशा में, मैंने क्या बोला, कोई भी रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में जितना एंगल बनाती है, उस एंगल को, उस कोण को आनत कोण कहते हैं। बात समझ आई नहीं? ध्यान से देखिए। तो हमारे पास कितना आ गया, थीटा आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास थीटा आ गया। हम थीटा की बात कर चुके हैं, क्योंकि थीटा जिम्मेदार होता है स्लोप के लिए। जो हमारे पास थीटा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्लोप के लिए। इतनी बात समझ आई नहीं तो आप थीटा कैलकुलेट कर लोगे। देखिए ध्यान से, अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ स्लोप, तो स्लोप कुछ भी नहीं होता, स्लोप एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है। स्लोप को हम ढाल बोलते हैं। तो जो हमारे पास थीटा आया है, थीटा का मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आया है, अगर आप इसका टेन निकाल दें, टेन थीटा निकाल दें, तो जो वैल्यू आएगी, एक मैथमेटिकल वैल्यू आएगी, उस मैथमेटिकल वैल्यू को, उस लाइन का क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे बोला दी टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट बोल सकते हो, या इसको क्या बोलते हैं, आपको पता है टेन को हम टेंजेंट लिखते हैं, स्पर्शज्या। ठीक है, दी स्पर्शज्या, द टेंजेंट ऑफ थीटा is called slope, is called slope। उसको हम स्लोप बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, हमने निकाला बेसिकली, तो यहाँ पे स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। एम बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा। इतनी बात समझ आई नहीं है? एम बराबर हो जाएगा टेन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई भी लाइन अगर मैं आपको बना के दे दूँ, तो उसका आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? देखिएगा, जैसे मान लो हमने आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे दी, हमने आपको लाइन दी यहाँ पे, हमने कहा बताइए, एक लाइन है ये हमारे पास, ठीक है, ये मैंने लाइन दे दी ये, ठीक, और मैंने आपसे कहा ये एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। हमने कहा इस लाइन का हमें स्लोप बता दो या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बता दो। तो ये लाइन हमारे पास ये है, और ये वाई एक्सिस है, और ये कितना है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो यह इस लाइन ने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया। तो सिंपल सी बात है, स्लोप के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, थीटा मिलना चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिलना चाहिए। तो थीटा क्या होगा, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, तो राइट वाली डायरेक्शन के साथ हमें लेना है, यहाँ से शुरू करना और एंटी क्लॉकवाइज में जाना, ये वाला एंगल हमें लेना है, यही थीटा होगा। तो आपको पता है ये टोटल एंगल कितना होगा, थीटा प्लस 30 कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि रेखीय युग्म बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री। 180 में से घटा देंगे हम, तो यहाँ पे थीटा हमारे पास आ चुका है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ चुका है 150 डिग्री। तो जब आप m निकालोगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, 10 150 डिग्री। आपको पता है 10 150 कितना होता है, 10 90 प्लस 60, 10 90 प्लस 60, 10 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा बताइए, कॉट माइनस कॉट 60 कितना हो जाएगा, माइनस 10 90 प्लस 60 माइनस कॉट 60। आपको पता है कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, कितना आ जाएगा, -1/√3। हमारे पास कितना आ गया, स्लोप आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब तक आप उसकी अप्रोच नहीं जानोगे, जब तक बेसिक टर्म्स नहीं जानोगे आप, तब तक आप कभी भी सोच नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप सवाल देख के आपके अंदर आइडियाज़ जनरेट हो, आपके अंदर अप्रोच डेवलप हो, तो जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाई करवा रहा हूँ, यही एक बेस्ट वे है पढ़ने का। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे बेस्ट वे यही है। जब तक चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप अप्लाई कैसे करोगे, चीज़ें हमें पता नहीं, हम बहुत मोटी किताब लेके बैठे हैं, कुछ भी नहीं आता, हम कहीं से गूगल से बुक डाउनलोड करके बैठे हैं। तो किताबों से ज्ञान नहीं आता है। किताबों से ज्ञान अगर आप ऐसे ही बिना गाइडेंस के ऐसे ही पढ़ोगे, बिना कुछ जाने समझे, तो आप कभी भी सीख नहीं सकते हो। तो इसलिए लाइफ में गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब तक एक आप बताए गए रास्ते पे चलोगे तो थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो टीचर अगर जो आपको बताता है कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उसकी बात को सुनिए, इम्प्लीमेंट करिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको लिखिए, नोट करिए, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं और अब हम समझते हैं बेसिकली कर्व की टेंजेंट का क्या मतलब होता है। अगर कोई कर्व हमारे पास है तो कर्व की टेंजेंट और नॉर्मल का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। अगर एग्जामिनर ने हमसे कहा कि राइट ए टेंजेंट टू अ कर्व, राइट ए नॉर्मल टू अ कर्व एट दिस पॉइंट, ऐसे अगर बोला कि कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखो या इस पॉइंट पे नॉर्मल लिखो, तो इस टाइप की हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए टेंजेंट होती क्या है। ठीक, इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ टेंजेंट, ठीक,
देखिए ये जो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स होते हैं, टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो देखो टेंजेंट जो है, टेंजेंट बेसिकली एक लाइन ही होती है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक लाइन ही होती है। तो टेंजेंट अगर लाइन है तो लाइन की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगी। स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा, दो लाइन अगर पैरेलल हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि टेंजेंट एक लाइन होती है, या नॉर्मल भी एक लाइन होती है। इतना तो पता होगा ना आपको। तो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट का मतलब क्या है कि कोई कर्व हमारे पास है, सपोज करो कोई कर्व है, तो कर्व पे क्या कर सकते हैं हम? एक बेसिकली एक हम सीकेंट खींचेंगे। सीकेंट समझते हैं आप? छेदक रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं। तो एक ऐसी लाइन की हम बात कर रहे हैं जो किसी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। मैंने क्या बोला? हम एक ऐसी लाइन की बात कर रहे हैं जो किसी न किसी मतलब गिवन कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करे? इंटरसेक्ट करे। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। बात समझ आई नहीं है? अ लाइन विच टचेस द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट बोलते हैं। तो देखो दो तरीके से हम आपको डिफाइन करते हैं। तो पहली बेसिक डेफिनेशन जो है, बेसिक डेफिनेशन ये है, ठीक, इसको मैं नॉर्मल तरीके से लिखता हूं, अ लाइन, ठीक, विच टचेस द कर्व a line which touches the curve at only one point, at only one point is called tangent। उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तरीका समझ आया नहीं? कुछ ऐसे करके, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कर्व हमारे पास ये है, ये कर्व है, तो एक ऐसी लाइन की हम बात कर रहे हैं जो कर्व को क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, कुछ ऐसे करके। ये एक पॉइंट हमारे पास P। तरीका समझ आया नहीं है? ये हमारे पास क्या कर्व है, ये कर्व कोई भी हो सकता है, ये हमारे पास कर्व है। तो मैंने क्या बोला? एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या कट करे। इंटरसेक्ट करे या टच करे, दोनों बातें सेम है। मैंने क्या बोला? एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये जो जिस पॉइंट पे टेंजेंट, ये हमारे पास टेंजेंट है T, इसको T से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास टेंजेंट है T। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट कर्व को टच करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि पॉइंट ऑन विच लाइन टचेस द कर्व इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैं कह सकता हूं ये जो P बिंदु P है, जिस पॉइंट पर लाइन कर्व को टच करती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात समझ आई नहीं? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। इतनी बात समझ आई नहीं है? बताइए इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है? अब देखिए ध्यान से, अब समझते हैं, एक इसकी और एक डेफिनेशन देखते हैं, टेंजेंट की एक और डेफिनेशन देखते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, आप याद करिए कि मैंने एक सर्कल ले लिया। चलो सर्कल से आपको समझाते हैं, ठीक। तो मैंने एक सर्कल लिया, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि अगर हम लाइन ये ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। मतलब ऐसा लग रहा है ये सर्कल में छेद कर रही है, ये ऐसे करके, तो ये छेदक रेखा, ये सर्कल है R रेडियस का, और ये छेदक रेखा हमारे पास, इसको बोला हमने सीकेंट। इतनी बात समझ आई नहीं है? कोई दिक्कत? ये छेदक रेखा हमारे पास है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ये A है और ये B है, ये सीकेंट क्या कर रही है? इस सर्कल को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही है, A और B पे। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ A को मैं फिक्स रख रहा हूँ, इसको मैं फिक्स रख रहा हूँ, इसको मैंने फिक्स रखा, ठीक, और ये मूविंग है, ये B जो है ये मूविंग है। ये क्या? मूविंग है, मतलब ये फिक्स नहीं है। या इन दोनों में से किसी एक को फिक्स करो, एक को मूव कराओ। मैं कह रहा हूँ B इधर स्लाइड कर रहा है, मैंने क्या बोला? B इधर स्लाइड कर रहा है। B जो है, पॉइंट B इधर बढ़ता चला रहा है, पॉइंट B इधर बढ़ता चला रहा है, इस साइड इधर मूव करता चला रहा है। तो आप ये बताओ, जब पॉइंट B इधर मूव करेगा तो ये सीकेंट, अब ये सीकेंट कुछ इधर से ऐसे पास होगी, जब ये पॉइंट B यहाँ जाएगा तो सीकेंट ये कुछ ऐसे करके पास होगी, होगी नहीं होगी? बताइए, बात समझ आई नहीं है? ये भी मूव होगी इधर से। फिर क्या है, अगर पॉइंट B यहाँ जाएगा तो ये सीकेंट कुछ ऐसे हो जाएगी,
ये ऐसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो कहने का मतलब ये है कि जब पॉइंट बी और पॉइंट ए कोइंसाइड हो जाएंगे, पॉइंट बी जो है पॉइंट ए के ऊपर आ जाएगा, तो ये जो सीकेंट है, सीकेंट क्या बन जाती है? सीकेंट बन जाती है टेंजेंट बन जाती है, सीकेंट बन जाती है टेंजेंट। तरीका समझ आया नहीं है? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंजेंट क्या होती है तो आप बोल सकते हो टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस, या बोल सकते हो स्पेशल केस ऑफ टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, ये लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। बात समझ आई नहीं? तो मैंने एक कर्व लिया, जैसे मान लो मैंने एक कर्व लिया, ये लिया एक कर्व, ये लिया मैंने, ठीक, और मैंने क्या किया, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, ये सीकेंट ड्रॉ करी मैंने, ठीक है, ये ए हमारे पास है, ये ए है, और ये क्या है, ये पॉइंट हमारे पास बी है। इसको मैंने फिक्स किया, इस ए को मैंने क्या किया, फिक्स किया, और बी को मैंने मूव कराया। और बी क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है किधर, ए की तरफ स्लाइड कर रहा है, ए की तरफ बढ़ रहा है, ठीक, तो ए की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जब ए की तरफ बढ़ता जा रहा है तो मान लो बी यहाँ आ गया, तो अब हमारे पास देखो क्या है, अब हमारे पास सीकेंट क्या हो जाएगा, वहाँ पर सीकेंट कुछ ऐसे करके हो जाएगी, ये हमारे पास सीकेंट हो गई, ठीक। फिर जब बी यहाँ जाएगा तो सीकेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे करके हो जाएगी। फिर जब बी यहाँ जाएगा, ऐसे करते करते बी यहाँ, जब बी यहाँ आ जाएगा, ए के ऊपर आ जाएगा, तो ये जो सीकेंट है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये सीकेंट बन जाएगी टेंजेंट बन जाएगी। बात समझ आई नहीं आई? तो कहने का मतलब है, मैंने क्या बोला था कि टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ, टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ, इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। इतनी बात समझ आई नहीं है? तरीका समझ आया? लिमिटिंग बोल सकते हो, स्पेशल बोल सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास जो टेंजेंट होती है वो सीकेंट का लिमिटिंग केस होती है। इतनी बात समझ आई नहीं है? ये भी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन थोड़ा सा जनरल है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात समझ आई नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट को ये सब नहीं पता होता है, उनको सिर्फ ये सिखाया था टेंजेंट की इक्वेशन ये है, नॉर्मल की इक्वेशन ये है, ये रट लो, ये आ गया, काम खत्म। इसलिए वो जब कोई नई प्रॉब्लम आती है हमारे पास, कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम आती है, तो वो स्टक हो जाते हैं। हर चीज़ के पीछे कहानी होती है, उसको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए, टेंजेंट के बारे में हो गया। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, टेंजेंट लिखते कैसे, नॉर्मल कैसे लिखते हैं, सब कुछ, लेकिन उसके पहले जो चीज़ें हैं वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल की, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल की, ठीक। नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। तो नॉर्मल बेसिकली क्या है, नॉर्मल पहले टेंजेंट आई फिर नॉर्मल आया, ऐसे बोल सकते हो आप। हम क्योंकि टेंजेंट का यूज करके हम डिफाइन करेंगे, ठीक। अब देखिए, अगर हमारे पास मान लो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दी हमने, तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, मिला नहीं मिला? तो हम एक ऐसी लाइन की इमेजिनेशन कर रहे हैं, हम एक ऐसी लाइन खींचना चाह रहे हैं जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। मैंने क्या बोला, एक ऐसी लाइन की हम बात कर रहे हैं जो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री बनाए, जो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। हम एक ऐसी लाइन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी लाइन तो बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसी लाइन तो इनफाइनाइट होंगी, ऐसी लाइन तो इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन उसमें से एक यूनिक लाइन होगी जो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास भी होगी। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। तो मैंने क्या बोला कि एक, जैसे मान लो हमारे पास ये कर्व है, ऐसे करके बोला मैंने, ये कोई कर्व हमने ले लिया, और ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे जो है, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ किया टेंजेंट, ये हमारे पास टी होगी, टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट ने इस पॉइंट पे टच किया इसको, तो ये पॉइंट पी हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो ये कर्व है हमारे पास, ये जो है ये कर्व है, कोई भी एक्स वाई में हो सकता है, कुछ भी, ये कर्व है। तो आप ये बताओ, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर कितनी लाइन हो सकती हैं? बहुत सारी लाइन हो सकती हैं। एक लाइन ये भी हो सकती है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ऐसे करते करते बहुत लाइन हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन हो सकती हैं। हो सकती नहीं हो सकती हैं? मैंने क्या बोला, टेंजेंट के परपेंडिकुलर कितनी लाइन हो सकती हैं? बहुत सारी लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन उन सभी लाइंस में से एक लाइन ऐसी होगी जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर भी होगी, और कहाँ से पास हो रही होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही होगी। उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। तो एक लाइन ऐसी होगी जो जो क्या होगी, जो लाइन के टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, और कहाँ से पास हो रही होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पी है, तो यहाँ से पास हो रही होगी, ये लाइन यहाँ से पास हो रही होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो मैं कह सकता हूं, यहां से डिफाइन कर सकता हूं, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड
passes through point of contact is called normal. is called normal. तो कहने का मतलब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, ऐसी रेखा जो स्पर्श रेखा के लंबवत हो तथा स्पर्श बिंदु से गुजरती हो, उस रेखा को अभिलंब बोलते हैं। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। तो क्या मैंने बोला, अगर हमने ये कर्व बनाया और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट इस पॉइंट पे वो कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। तो नॉर्मल का मतलब क्या होगा, ये लाइन होगी जो ये नॉर्मल है हमारे पास, ये 90 डिग्री बना रहा है और हमेशा ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल हो गया। ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर भी है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास भी हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री विद द नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, बात समझ आई नहीं। अगर हमें इसका स्लोप पता है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, अगर इसका स्लोप हमें पता है तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं। बात समझ आई नहीं, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों लाइन बहुत स्पेशल होती हैं, क्योंकि उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। आपने पढ़ा होगा। तो एक का स्लोप अगर पता है तो दूसरे का स्लोप आप निकाल सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ, नोट डाल के आप लिख सकते हो, नोट यहाँ पे रहेगा कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। बात समझ आई नहीं है, ये चीज़ समझिएगा। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ आई नहीं है। और तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट, मतलब मैं बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ टी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। जो रेखाएं लंबवत होती हैं उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। वो लाइंस बहुत स्पेशल होती हैं। तरीका समझ आया नहीं है। तो कहने का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा -1 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। m मतलब स्लोप, t का मतलब टेंजेंट का स्लोप, इनटू नॉर्मल का स्लोप का गुणनफल कितना होगा, -1 होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है, 1% प्रॉब्लम आती है, आप अपनी क्वेरी मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एओडी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग, अगर याद करिए आप, हमने कहा था एक फंक्शन के बारे में बात करी थी, याद है नहीं याद है? एक हमने फंक्शन लिया था y = fx। ठीक, ये हमने एक फंक्शन लिया था। ठीक, ये एक फंक्शन था हमारे पास। ठीक, इसमें x इंडिपेंडेंट था, y डिपेंडेंट था, या कोई कर्व भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, आपको याद है नहीं याद है? हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, डेरिवेटिव निकाल रहे थे उसका, याद है? हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया था, dy/dx निकाला था। तो dy/dx जो मैंने निकाला था, यहाँ पे मैंने ये जो dy/dx निकाला था, मैंने इसको बोला था, मैंने कहा था ये जो आया है हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है, इसको बोला था इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। याद है नहीं याद है? मैंने बोला था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, बात समझ आई नहीं? इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे बात समझ। जैसे आपने t = 0.01 पे बोला, तो वो हम डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, लेकिन वो हम dy/dx का यूज़ करके निकाल सकते हैं। बात समझ आई नहीं है? अब देखिए, तो वहाँ पे हमने इसको ऐसे डिफाइन किया था, याद है नहीं याद है? Δy/Δx मैंने बोला था, वो चीज़ वहाँ पे थी। अब हम ये देखते हैं कि इस डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है, क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है इसका। तो ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे मान लो, और एक चीज़ याद रखिए, आपको पता होगा बेसिकली, आप छोटी क्लास में स्लोप कैसे लिखते थे, स्लोप कैसे लिखते थे छोटी क्लास में? आप याद करिए कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट हमारे पास a है, x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, b है, x2 y2 है,
तो आप इस लाइन का स्लोप कैसे लिखते थे? लिखते थे इस लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात समझ आई नहीं है? लिखते थे आप, ऐसे करके आप लिखते थे, ठीक है, ऐसे करके आप लिखते थे। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, और ये जो y2 माइनस y1 लिखा है, ये क्या लिखा है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखा है। ये जो y2 माइनस y1 है, इसको हम डेल्टा y से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा x से डिनोट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में अगर डेल्टा बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा x बहुत छोटा हो जाए, बहुत स्मॉल हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स बन जाएगा। अगर ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ पूरे एओडी में अगर कहीं भी dy बाई डी एक्स आपको मिले, अब से कहीं भी अगर आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं और किसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? dy बाई डी एक्स कर्व के उस पॉइंट पे क्या देगा? स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप देगा। बात समझ आई नहीं है? ये जो स्लोप आएगा dy बाई डी एक्स, अगर आपने x बराबर 2 पे निकाला, x बराबर 3 पे निकाला, किसी भी पॉइंट पे आपने निकाला, तो जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वो उस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगी। तो कह सकता हूं मैं कि जैसे मान लो हमने एक कर्व लिया, अब देखो क्या सिनेरियो बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। हमने एक कर्व लिया, हमारे पास क्या है? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये कर्व हमारे पास है, ऐसे करके हमने क्या किया? इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी। ये कर्व है और कर्व के इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। तो जब टेंजेंट ड्रॉ करी हमने, ये टेंजेंट है, जब भी कर्व के पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी जाएगी तो आपको बताया जाएगा कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, कर्व के 1,2 पे टेंजेंट ड्रॉ करो, कर्व के 0,0 पे टेंजेंट ड्रॉ करो। आपसे एग्जामिनर बोलेगा, क्योंकि टेंजेंट का मतलब है पॉइंट होना चाहिए ना, पॉइंट होगा तभी तो टेंजेंट होगी हमारे पास। तो मान लो ये पॉइंट हमारे पास कितना है? ये पॉइंट हमारे पास x, y है, या x1 y1 मान लो आप। ये पॉइंट हमारे पास मान लिया x1 y1 है, ठीक। और ये हमारे पास क्या है? कर्व है। ये क्या है? कर्व है, मतलब x और y में कुछ लिखा है, ठीक है, ये हमारे पास कर्व है। तो अगर आप, ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ f x, y, x और y में कोई रिलेशन लिखा है, ये कर्व है हमारे पास, ठीक। और कर्व के हमने कौन से पॉइंट पे टेंजेंट खींची? देखो इसका पूरा डेरिवेशन होता है, मैंने क्या बोला? इसका पूरा डेरिवेशन होता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, सब कुछ होता है। मैथ चाहिए तो सब कुछ होगा। तो कहने का मतलब, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ कैसे हो, मतलब क्या तरीका होता है। तो हमारे पास क्या है? टेंजेंट है ये, और ये कर्व है। तो हमने क्या किया? कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दिया। हमने क्या कर दिया? कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दिया, और वो जो डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आया, उस डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू हमने कौन से पॉइंट पे निकाली? x1 y1 पे निकाली, क्योंकि x1 y1 पे क्या है? टेंजेंट है। तो अगर आप क्या करते हो? कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हो, कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हो कौन से पॉइंट पर? कर्व को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींची हुई है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है आपके पास, तो अगर आप कर्व को उस पॉइंट पे डिफ्रेंशिएट करते हो, तो उस पॉइंट पे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लो टेंजेंट कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है, तो ये जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा। बात समझ आई नहीं आई? तो कहने का मतलब ये है, आज से आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, जो dy बाई डी एक्स होता है वो क्या देता है? वो टेंजेंट का स्लोप देता है। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। तरीका समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? तो ये चीज़ आप अच्छे से फीड करिए। जैसे मान लो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप लिख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यही सबसे मेन है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। तो देखो जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट लिया, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने एक कर्व ले लिया, y बराबर एक्स स्क्वायर लिया मैंने, ठीक है। मैंने कहा इसका एक कोई पॉइंट है, पॉइंट 1,1, ठीक। हमें क्या बताओ? 1,1 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है dy बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ कौन से पॉइंट पर? 1,1 पे बताओ, ये हमसे पूछा है। तो ध्यान से देखिए इसका क्या मीनिंग होगा। तो आपने क्या किया? इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसका अगर सोल्यूशन आप करेंगे तो आपने क्या किया? इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने। जब dy बाई डी एक्स निकाला तो कितना आ गया? 2x आ गया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपने कौन से पॉइंट पे निकाली? dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली पॉइंट 1,1
1 पे निकाली तो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपने 1,1 पे निकाली तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये जो 2 आया है ये क्या है, ये स्लोप है। क्या है, स्लोप है। किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है। कौन से पॉइंट पर, अगर आप कर्व के 1,1 पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ पूरा, ये आया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आपको पता है y बराबर एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे करके कर्व बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें वो टेढ़ा हो गया है, ये कर्व कुछ ऐसे करके बनेगा। ठीक, ये कर्व बना। तो ये 1,1 पॉइंट कहाँ आएगा, 1,1 पॉइंट कुछ, 1 मिनट। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा ना हमारे पास 1,1, ठीक, ये आया। ठीक, ऐसे करके आया। ठीक है, फिगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास आया, तो ये हमारे पास आया, मान लो ये 1,1 पॉइंट यहाँ मिला हमें, ये पॉइंट कहाँ मिला, ये पॉइंट हमारे पास 1,1 आया। ठीक, और ये कर्व कौन सा है, y बराबर एक्स स्क्वायर हमारे पास है। तो हमने क्या किया, 1,1 पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। 1,1 पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको ये टेंजेंट मिल गई, ये क्या मिल गई, टेंजेंट मिल गई। बात समझ आई नहीं। तो ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने 1,1 पे निकाली है, कितनी आई है, 2 आई है। तो कहने का मतलब है ये जो 2 है ये क्या है, ये अगर कर्व के 1,1 पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो मतलब ये जो टेंजेंट हमारे पास है, बात समझ आई नहीं आई। ठीक, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, tan थीटा जो होगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। या बोल सकते हो ये किसके बराबर होगा, dy बाई डी एक्स के बराबर होगा। कौन से पॉइंट पे, P पे। तो बेसिकली क्या होता है, इस टेंजेंट का स्लोप हमें कितना मिला, 1,1 पे 2 मिला। बात समझ आई नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप टेंजेंट बदलोगे तो स्लोप भी बदलता चला जाएगा। लाइन बदलेगी तो स्लोप बदलेगा ना, सिंपल सी बात है। हर डिफरेंट लाइन का स्लोप अलग अलग होता है ना। एक तो ऐसा थोड़े ना हो सकता है कि लाइन अलग अलग है सबका स्लोप सेम, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिर वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी ना। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइन अगर बदली तो उसका स्लोप बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंशिएशन की वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालते हो तो वो किसके बराबर होता है, वो उस पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है, स्पर्श रेखा के स्लोप के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को ये सब नहीं आता, उनको सीधे सिखाया जाता है कि ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, रट लो इसको, रट के आगे बढ़ जाओ। हम क्यों रटे, आप बताइए, हम क्यों रटे। सबसे बड़ी चीज़ है, आप क्लास 6, 7, 8 में नहीं है कि आप आंख बंद करके रट लेते थे। आप इंटरमीडिएट में हैं, 11, 12 में आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जेई की तैयारी कर रहे होंगे, या हो सकता है आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये एग्जाम रट के नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, हो सकता है कि आपको 2-3 कुछ ट्रिक्स याद हों, 2-3 आप सवाल सही कर लें, 5 सवाल सही कर लें, लेकिन उससे आपका जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं होगी। तो अगर आप गहराई में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमसे सवाल लगें, हम जब बैठें तो इंटरेस्ट डेवलप हो, तो इंटरेस्ट रट के आप कभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी इंसान में तो आप क्या करते हो, उस इंसान के बारे में बहुत कुछ आपको पता होता है। तो लेकिन क्या किसी में इंटरेस्ट नहीं है अगर, तो आप क्या करते हो, तो आप उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती आपके पास। तो इंटरेस्ट से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती लाइफ में। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको मज़ा आएगा, आप चीज़ों को और गहराई से जानने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आप बिल्कुल आप उनको क्विट कर दोगे, वहाँ से निकल जाओगे आप। तो इसलिए सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट पैदा करिए, इंटरेस्ट डेवलप करिए। जिस दिन आपका इंटरेस्ट हो जाएगा तो इंटरेस्ट रटने से कभी नहीं आता। इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, जब चीज़ों का बैकग्राउंड जानोगे आप। बात समझ आई नहीं, बैकग्राउंड जानोगे। आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें होता है कि शूटिंग दिखाते हैं, शूटिंग कैसे होती है, पिक्चरों की शूटिंग कैसे होती है। ठीक है, जो पर्दे के पीछे कैसे शूट होता है। तो देखो हम कितना इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, कि भाई इसके पीछे कैसे शूट हुआ, VFX लगाया गया तो क्या यूज़ हुआ, कैसे क्या सिस्टम हुआ। बात समझ आई नहीं, तो देखो हम कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो जानिए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें रट ली, रट के आंसर आ गया, काम खत्म। उससे आप बहुत लंबा गेम नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप इसको पढ़िए, ढंग से पढ़िए, जो मैंने अभी आज पढ़ा है, क्योंकि आज एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, बेसिक पहली क्लास थी AOD की। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया और मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ कैसे होती है, हम किस वे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स को अच्छे से बनाइए और AOD को मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा, प्रॉब्लम भी कराऊँगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं कराएंगे, प्रॉब्लम कराएंगे, बट ये क्या है कि हमारे पास ये नॉर्मल वाइट बोर्ड है तो इस पर थोड़ा सा लिखने में
या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अगर हम लंबे लंबे क्वेश्चंस लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। बात समझ आई नहीं है? तो इसलिए क्या करो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। एनसीईआरटी ले सकते हो, आर डी शर्मा ले सकते हो, बेस्ट बुक है बिगनर के लिए एकदम। ठीक है, सॉल्व करो। कोई दिक्कत अगर आती है आप अपनी प्रॉब्लम को मुझसे पूछो, मैं आपको हेल्प करूँगा, बताऊँगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।